So, good morning, everyone. Today we'll be starting a new chapter named Light. Light, I think this is the integral part of our life. बिना लाइट के कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? सुबह आप सो के उठते हैं, अगर सूरज की रोशनी ना आए तो आपको ऐसी एनर्जी जरा कम महसूस होती है। जिस दिन सूरज ना निकले, ठीक है ना, उस दिन एनर्जी कम महसूस नहीं होती कि भाई आज ना मन जरा ठीक नहीं है, दिन अच्छा नहीं है। जनरली क्या कहते हैं घर में, आज या जरा सा ना दिन ठीक नहीं लग रहा, सूरज भी नहीं निकला है। 4-5 दिन तक अगर सूरज ना निकले तो पूरा बवाला ही है। कपड़े नहीं सूख रहे हैं साहब, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सो इन आवर डेली लाइफ एक्चुअली लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द सोर्स ऑफ प्रकाश। प्रकाश कहते हैं ना लाइट, जिससे कि दिखता है, सोर्स ऑफ विजन। तो लाइट इज नोन एज द टू थिंग्स। नंबर 1, जो कॉमन कंसेप्शन है, एनर्जी एंड विजन। लेकिन यहां पे हम ना ज्यादा चर्चा क्या करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी में से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सोर्स है लाइट का वही सोर्स है एनर्जी का, दैट इज सन। तो हम इसमें भटकेंगे नहीं। हम इस चैप्टर में ना सिर्फ विजन की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? विजन की, विजन की, ओनली विजन। ठीक है ना? बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में क्लास 10th में जो आपका चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू ओनली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। लेकिन हम जरा इधर उधर की भी बातें करेंगे, है ना, जो आपके काम की हैं और आपको कुछ तो मतलब इससे फायदा जरूर मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। लाइट जो है, ऐसा नहीं कि हम जो हैं मतलब पहले ऐसे मानव हैं जो लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। 1000 BC, 1000 बिफोर क्राइस्ट, जो नया पैमाना है उसमें जो है, जो भी भारतीय दर्शन है, जो भी इंडियन फिलॉसफी है, उसमें ना तब से ही लाइट के बारे में चर्चा है, तब से ही। तो न्याय और वैशेषिका ये दो ऐसे फिलोसॉफिकल क्रिएचर्स हैं जिसमें आपको 1000 BC में इसका जिक्र मिलता है। और मालूम कैसे मिलता है? ये ठीक वैसे ही मिलता है जैसे कि आज आप इसको जानते हैं। हमें लगता है ना हम बहुत इवॉल्व हो गए, हमने बड़ा भारी बवाल कर दिया है, हमने बहुत कुछ जान लिया है एंड वी आर ग्रोइंग। अरे भाई, हमने कुछ भी नहीं जाना है। जितना लोगों ने पहले अनुभवों के आधार पर जान लिया था उतना तो अब हम प्रयोग करके जान पाए, है ना? तो 1000 BC में न्याय वैशेषिका में इट हैज बीन मेंशन्ड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द पैकेट्स। समझ रहे हो? पैकेट्स में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और इसकी स्पीड जो है ना इमेंस है, स्पीड जो है इसकी इमेंस है। साइना करके एक कमेंट्री है, आई थिंक इट इज समवेयर इन 14th सेंचुरी, और ये कुछ नहीं है, ये ऋग्वेद की कमेंट्री है। उसमें बोलते हैं, द श्लोक विच हैज बीन शोन देयर, वो ये बोलता है, वहां पे बोला गया है कि जो आधे निमिष में 2202 योजन चलता है, द एंटिटी विच ट्रेवल्स सो फास्ट। आधा निमिष, आपको एक काम दे दिया गूगल में, आधा निमिष और 2202 योजन निकाल के देखना। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम। ठीक है ना? और जरा फिर इसका स्पीड काउंट करना एंड यू विल गेट इट इन द रेंज ऑफ 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ इसको एक काम कर लेते हैं। तो 3 × 10⁸
किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसी चीज को प्रणाम ही करना पड़ेगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो चल पाए, at a time that would have only been a miracle, and that would only have been the godly, though I still believe that it is godly. Okay, no, but we will try to understand with the logics. We'll try to understand these godly things with the logics. What are the logics behind? Because there is always a logic behind everything. Okay, ये तो बात रही भारतीय वेदों की, और ये 1000 BC पता नहीं कब कब की बात है भाई, ये है ना। ये साइना जो है ये भी तो कमेंट्री 14 सेंचुरी में है, लिख तो ऋग्वेद पता नहीं कब गया, है ना। चलो अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, या फिजिक्स में किन किन ने इस पे काम किया। तो 2 लोगों ने ना बड़ा विशेष काम किया इस पे। There are 2 people, one you know very well, न्यूटन साहब ने और हाइगेंस साहब। 17th सेंचुरी के आसपास जो है इस पे काफी चर्चा रही। तो न्यूटन साहब क्या कह रहे थे, न्यूटन ने बोला कि यार जो फोटोन है ना, जो लाइट है ना, इट इज अ पार्टिकल, इट्स अ पार्टिकल नेचर, स्ट्रेट लाइन में चलता है, यूं जाएगा, और अगर कोई सरफेस बीच में पड़ गई उससे टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन का बेसिकली इस पे कहना ये था कि इट इज एक्चुअली अ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, रेक्टिलिनियर मोशन करता है, रादर स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, सीधा सीधा जाएगा, बीच में कोई आगे उससे टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सीधा टकराएगा तो सीधा वापस आ जाएगा, एट एन एंगल टकराएगा तो वापस ऐसे हो जाएगा। बड़े दिन तक इस थ्योरी को माना भी गया। पास्कल थे, पास्कल भी इसको टेस्टिमनी कर रहे थे कि नहीं साहब ये सही कह रहे हैं। तब तक ना हाइगेंस आए। हाइगेंस वाज आल्सो वेरी ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ हिज टाइम। हाइगेंस ने न्यूटन साहब को चैलेंज कर दिया। हाइगेंस ने बोला साहब जो आप बात बता रहे हो ना, ये उतनी सही नहीं है जितनी आप कह रहे हो। एक्चुअली जो लाइट का नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है। वेव नेचर है। अभी आपने साउंड में पढ़ा था ना 9th में कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, है ना। हमने पढ़ा था ना कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पढ़ा था ना, ट्रांसवर्स है, इसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो 90 डिग्री टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव ऑसिलेट करते हैं, सब पढ़ा था ना हमने। चलिए, तो न्यूटन साहब की बात को जो है आके हाइगेंस ने चैलेंज कर दिया। हाइगेंस ने इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल दिए, और तब थोड़ी थोड़ी फिर ऐसा हुआ कि हाइगेंस की बात लोग मानने लगे कि ना साहब ये सही कह रहा है, ये था सही कह रहे हैं। राजनीति में तू भी सही कह रहा है, तू भी सही कह रहा है, सारे सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ मिक्स होता है। चलिए, तो हाइगेंस ने बोल दिया कि वेव नेचर है। हाइगेंस ने भी, अच्छा, जो बेसिक लॉस थे वो दोनों ने डिफाई किए, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी ने प्रूव कर दिया अपने हिसाब से, ये सभी ने अपने हिसाब से प्रूव कर दिया। तो इस पे ना बहुत ज्यादा वो, तो बाद में क्या हुआ कि फ्रांस के एक राजा थे, लुई डी ब्रोगली, डिब्रोगली कहते हैं, लुई डिब्रोई वैसे, उन्होंने ना एक सभा बुलाई। उन्होंने बोला बड़ी आफत हो रही है साहब, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो वहां पे 17th सेंचुरी में एक कॉमन चीज निकल के आए। क्या निकल के आए?
कॉमन चीज वैसे तो सारे जानते थे, बट दे रीच टू अ प्लेटफॉर्म वेर इन दे हैड टू मेक अ कंसेंसस एंड एवरीबडी हैड टू अग्री टू दैट, सो दैट देयर इज नो फर्दर थ्रो ऑफ द allegations एंड definitions. ओके, चलिए पहली बात ये कही कि लाइट इज द सोर्स ऑफ विजन और द कॉज ऑफ द विजन. लाइट gives the vision. लाइट ही आपको क्या देती है? विजन देती है ना? सही बात है, ये बात एकदम सही है. अगर चीजों में अपना खुद का कोई विजन होता, अगर इसमें अगर ये जो मार्कर है, आप भी कहोगे हर बार मार्कर उठा ले, तो क्या करूं, हाथ में ही रहता है और कोई चारा ही नहीं है. अगर इसका अपना कुछ कारण होता, कलर का, या अपना कोई एग्जिस्टेंस होता इन योर विजन, जब मैं लाइट बंद कर दूं रात में तब भी इसे चमकना चाहिए था. नहीं होता ना ऐसा. जब लाइट खुलती है, चाहे सनलाइट हो चाहे ट्यूबलाइट हो, तभी ये दिखता है. इसका मतलब कॉज कौन है? लाइट है. कॉज कौन है? लाइट है. ठीक है. फिर उसने बोला कि इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों के साथ यूं लाइट सीधे सीधे चलती है. सब में इतना आपको घुसने की आवश्यकता नहीं. फिर इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके. एंड एक्चुअली later on it was found that it is actually the packets of energy. है ना? फोटोन वोटोन की कहानी सुनी ना फिर आपने? फोटोन की आपने कहानी सुनी ना? बाद में मालूम पड़ा कि इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी. तो ये तो मैंने आपको जरा सा बेसिक ये बताया कि भाई एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में चलता है, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन. इसका कोई बहुत मार्क के इंट्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन मुझे लगा कि भाई आपको जानना चाहिए. ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. या कभी आप जंगल गए हो? जंगल में देखते हो पेड़ों के बीच में से लाइट निकल के आ रही है, तुम सीधा बढ़िया सा उजाला, एक पट्टी उजाले की जा रही है ना? तो ये जरा हमारा इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको ये एक्सपोजर दे सकते हैं कि व्हाट इज लाइट. तो कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं लाइट का. अच्छा, एक बात आपको समझ में आ गई कि इट इज द लाइट विच क्रिएट्स द इमेज इन योर आईज. लाइट है कारण, लाइट है कारण. तो जब तक लाइट नहीं जलेगी, जब तक लाइट नहीं अवेलेबल होगी, तब तक चीजें आपको नहीं दिखती. इतनी बात आपको समझ में आ गई. ठीक है ना? इसका मतलब इस पूरी की पूरी दुनिया में चाहे जो भी चीजें हों, सभी पे लाइट पड़ती है आके, सभी पे आके लाइट पड़ती है ना? दुनिया में जो कुछ भी है सब पे लाइट आके पड़ती है, सब पे आके लाइट पड़ती है. लेकिन क्या दिखता सब कुछ है क्या? बट डू वी सी एवरीथिंग अराउंड अस? डू वी सी everything around us? इतने से पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे से.
नहीं दिखते ना, माइक्रोस्कोप लगा दो भी दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं भी दिखता है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं भी दिखता। तो एक बात जान लो आज, लाइट में चीज वही दिखेगी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, जो लाइट के बीच में आके, पहली बात तो आके रोकेगी। अगर वो लाइट उसके आर पार हो गई तो वो नहीं दिखेगी। अगर कम धुंधली दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि कुछ आर पार हो गई और कुछ नहीं दिखी, कुछ आर पार हो गई और कुछ वापस चली गई, ठीक है। तो लाइट आपको दिखती, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखता तब है जब उससे लाइट जो है, उसने लाइट को आई उसके पास और उसने वापस भेज दिया। ये जो पीछे वापस जब वो रिफ्लेक्ट करके भेजती है तो ही आपकी आंख में पड़ती है वो चीज, तो ही आपकी आंख में वो पड़ती है। इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे। तो एक बात जान लो, चीजों के ना अपने नेचर है। क्या है? नेचर है। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक नेचर है, एंड बेस्ड ऑन दैट नेचर एंड इट्स प्रॉपर्टी इट डज थ्री थिंग्स। इट अब्सॉर्ब, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट। पहले इन तीनों चीजों को समझ लो। एब्जॉर्ब मतलब खाना है ना, खाना पास खाली आई 5 रोटी, ये बैठे तुम, और बैठे बैठे हैं, माता जी ने 5 रोटी दी, मेरा लाल बहुत भूखा है, 5 की 5 खाएगा, ठीक है। लेकिन बेटे ने क्या किया? बेटे ने 2 खाई, ठीक है। एक भाई को दे दी, भाई को दे दी, किसी और को दे दी, और 2 वापस कर दी। वापस किसको? मम्मी को। 5 रोटी आई, खुद 2 खा गया, एक भाई को दे दी और 2 फिर मम्मी को वापस दे दी। जो पूरी खा गया वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। जो खा के तेरे पेट के अंदर चली गई वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। जो भाई को दे दी, मेरे पास आई थी, मैंने आपस से निकाल के, अपने में से निकाल के भाई को दे दी, अपने में से निकाल के भाई को दे दी, रिफ्रैक्शन उसे कहते हैं। मेरे में से आके 10 की 10 मैंने बाहर निकाल दी भाई, और जो वापस दे दी उसके कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इन जनरल ऑब्जेक्ट्स में ना ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। हर आदमी जरा सा खाता है, जरा सा दे देता है कभी कभी, और जरा सा वापस कर देता है। तो जनरली ऑल ऑब्जेक्ट्स हैज दीज ऑल 3 phenomenon attached to him. It will absorb, कुछ ले लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ रिफ्रैक्ट कर देगा। अलग अलग मात्रा में हो सकता है। एक अगर ज्यादा खाऊ है तो हो सकता है 3 रोटी खा जाएगा, 4 खा जाएगा। हो सकता है कुछ एक केसेस में पूरी की पूरी 5 खा जाए, तो वो क्या हो जाएगा? जो पूरी की पूरी 5 खा गया वो क्या हो गया? प्योर अब्जॉर्बर। जो पूरी की पूरी 5 खा गया वो क्या हो जाएगा? प्योर अब्जॉर्बर, ठीक है। खैर, बेस जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर गया, प्योर रिफ्लेक्टर हो गया, जिसे कि हम ओपेक कहते हैं। आ जाते हैं नीचे। तो बेस्ड ऑन दिस हमने क्या बना दी? कैटेगरी बना दी आदमी के नेचर, लाइट को अब्सॉर्ब करने की क्षमता,
रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करने की क्षमताओं के आधार पे, बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएटेड सम कैटेगरीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एंड दीज आर दैट ट्रांसपेरेंट, translucent, और opaque. ट्रांसपेरेंट तुमने देखा है, जिसके आर पार बहुत ही आसानी से पूरी की पूरी लाइट चली जाए, है ना। आर पार आप देख, खिड़की देखिए, ये मेरे बगल में ही खिड़की है, यहीं पे आर पार दिख रहा है मुझे, सामने की बिल्डिंग मुझे दिख रही है, सामने आता जाता आदमी चल रहा है, ठीक है। वो मुझे बस की खिड़कियां देखिए, बस की खिड़कियां, बस विंडो, ट्रेन विंडो देखिए ना, हवाई जहाज की भी दिखता है ना बाहर, एयरप्लेन विंडो, क्या है, ट्रांसपेरेंट। लाइट जो है आर पार इसमें से निकल गई, और अगर किनारे शीशे के ना दिखे ना, तो आपको ये भी समझ में ना आए कि शीशा है या नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन खूब सारा हुआ, आर पार निकल गई लाइट, बाहर दिख रहा है मुझे। ट्रांसलूसेंट, धुंधला दिखाई देगा मुझे, क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा, जरा सा बाहर दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है ना, बाहर वाले तो अंदर का हिसाब किताब ही नहीं है। ट्रांसपेरेंट में तो क्या होता है, आर पार दिखाई देता है, वो भी आपको देख सकता है, आप भी उसको देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, आपने हॉस्पिटल्स देखे, मिल्की धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ये तो मालूम पड़ता है कि पीछे कोई परछाई है, लेकिन शक्ल नहीं दिखाई देती। हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल के कार्टन्स ऐसे होते हैं, कार्टन्स, ठीक है। या होटल्स में भी, होटल कार्टन्स भी हो जाते हैं ऐसे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो बाथरूम में ऐसे विंडोज लगा देते हैं, शीशा ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। अब आता है ओपैक। ओपैक मतलब कि जिसके सामने आप खुद अपने आप को देख सकते हो, पूरी तरीके से देख सकते हो, जैसे मिरर। कौन सा मिरर, मिरर होता क्या है, शीशे से बनता है ना, लेकिन ओपैक में क्या है ना, पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब आपका चेहरा एकदम साफ उसमें दिखाई देता है। तो ओपैक के लिए क्या होता है, ओपैक इज जनरली मैक्सिमम रिफ्लेक्टर, जो हाईएस्ट रिफ्लेक्शंस कर रहा है, अब्जॉर्प्शन बहुत ही कम है, रिफ्रैक्शन भी बहुत कम है, रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है उसमें। तो जनरली ये जो आप मिरर देखते हो ना, मिरर, उसके पीछे आप सिल्वर पेंट कर देते हो, पेंट कर देते हो ना आप, सिल्वर पेंट कर देते हो, एल्यूमिनियम पेंट कर देते हो। ये जब आप पेंट कर देते हो तो जो है क्या होता है, गया रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। अगर ऐसे शीशे का टुकड़ा कर लो तो क्या वो इतना प्योर रिफ्लेक्टर होता है, शक्ल दिखती है आपको उसमें ढंग से अपनी, नहीं दिखती ना, पीछे कलई पोत दी आपने, कलई कर दी, then you are able to see your face properly, isn't it? Isn't it? तो ये है, ये बात रही। तो ओपैकनेस मतलब इफ यू वांट टू गेट अ गुड रिफ्लेक्टर, ओपैक इज गुड रिफ्लेक्टर। इसके लिए क्या होता है, एक तो जो सरफेस होती है ना, सरफेस शुड बी शाइनिंग, शाइनिंग, and it should not be rough, it should be smooth। जैसे ही रफनेस बढ़ेगी सरफेस में, शीशा जो है खुरदुरा कर दो जरा सा, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, मतलब अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। उसमें ना चाकू से यूं गोंदों से
चेहरा ही ना दिखने का तुम्हें अपना, यू विल नॉट गेट योर फेस टू सी। ओके, तो ये प्योर रिफ्लेक्टर के केस में क्या होता है कि आप की पूरी इमेज साफ उसमें दिखाई देती। तो शीशा क्या है? प्योर रिफ्लेक्टर है। चलिए, ये सब इतना आपके यहां दिया हुआ नहीं है, फिर भी जरा सा और आगे बढ़ते हैं कि सो देयर आर 3 लॉज। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे, जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम लोग पहले रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन में होता क्या है वैसे? रिफ्लेक्शन मालूम क्या होता है? लेट अस से ये है सरफेस, ये है सरफेस, और इस पे एक कोई रे है, रे। अच्छा, लाइट का बिहेवियर क्या हो गया? रे भी हो गया और वेव भी हो गया। बाद में फोटॉन्स ने क्या बोला कि ये तो रे बिहेवियर है, आते हैं पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स हैं। खैर, कुछ बातें ना यहीं के यहीं नॉमेनक्लेचर याद रख लेना, ठीक है? जो आपकी जो लाइट है, लाइट जब आके किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या होता है? लाइट रेज फॉर्म में आती है, तो रेज आके उसके ऊपर पड़ती है। मेरा मान लो ये हाथ है, रेज, कोई लाइट की एक रे आई और इस पे आके पड़ी, तो ये जो है, ये जो रे आ रही है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसे? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है? ये ऐसा इंसिडेंट रे, ये क्या दिखाता है? एरो किधर जा रही है? इधर है, दिस एरो शोज दिस। अब किसी भी सरफेस पे है, मैंने मान लिया कि अच्छी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, एटलीस्ट 100% अब्जॉर्प्शन नहीं है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होके जाती है, और इसे हम कहते हैं, इसे आई आर कह लो, और इसे आर आर कह लो। ये क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। और एक और चीज है, नॉर्मल टू दी बोथ। एक्चुअली मालूम कैसे होता है? नहीं होता है। यूं आई और यूं गई, क्या हुआ? यूं आई और ये आपकी 2D है ना, यूं आई और यूं गई। और ये जो नॉर्मल है, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे, नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल। यूं आई, यूं गई, यूं आई, यूं गई, एंड दिस इज द नॉर्मल द प्लेन। ये नॉर्मल है उस पॉइंट पे, ठीक है? तो ये तो बेसिक अजम्पशंस हो गए, है ना? तो देयर इज वन थिंग कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉज ना साबित नहीं होते हैं, लॉ गलत साबित हो सकते हैं खाली। लॉज आर द बेसिक assumptions which will, if you have some logics or the reasons which disapproves the law, then only it will be disapproved, otherwise मैंने कह दिया तो कह दिया। चलो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका सरफेस, ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द नॉर्मल to the plane where it is
एक्चुअली बताया आप क्या है, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ये जो नॉर्मल है, इससे ये जो एंगल बन रहा है, इसी के कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई एक बात याद रख लेना, डू नॉट कंफ्यूज, ये एंगल इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे का है, ये जो नॉर्मल है उससे इंसिडेंट रे का एंगल है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है, फिर से कह रहा हूं, ये नहीं, ये नॉर्मल से ही जो रे रिफ्लेक्ट कर गई, यहां से आई इधर गई, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बात यह आ गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, यहां से अगर मान लो से इफ इट इज 60, तो बाय डिफॉल्ट दिस वुड आल्सो बी 60। गॉट इट? जितने एंगल पे नॉर्मल से वो इंसिडेंट होगी, उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होगी। एक और बात बता दी साहब, एक और बात बता दी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे आके पड़ी थी, ये और ये सारे एक ही प्लेन पे हैं, एक ही प्लेन में है। तो एक्चुअली सिचुएशन मालूम कैसे होती है, यू है एक्चुअल सिचुएशन ऐसे कि ये है नॉर्मल, ठीक, ये है कहीं पॉइंट, मान लो यही पॉइंट है सिर्फ, ये उसके नॉर्मल, ये क्या है, ये इंसिडेंस है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये और ये पॉइंट, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, और वो प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है। एक्चुअली यही तो हो रहा है, एक ही प्लेन में है, इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है। तो क्या बोल दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंस तो इधर हुआ था और रिफ्लेक्टेड रे उधर चली जाएगी, उस प्लेन में चली जाएगी, कभी नहीं होगा ऐसा। रिफ्लेक्टेड रे lies in the same plane. These all lies in the same plane. तो ये है बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम अगले चैप्टर में और भी बातें समझेंगे, मिरर्स पढ़ेंगे हम, concave mirror, convex mirror, what is a mirror, what is a real image, what is a virtual, ये सब कुछ हम समझेंगे अगले लेक्चर में। So please keep on tuning with us with Prerna Tutorials. We'll keep on inching the new ways of understanding physics. Thank you very much. Thanks a lot.